हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने चैनल मैथमेटिकल कार्ड व्हील पर। तो आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th एवं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ट्रायंगल से तो आप भली भांति परिचित होंगे, इवन मैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया हूं। फिर भी अगर आप इसको बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये देखेंगे कि आखिर ये कॉन्ग्रुएंस शब्द का मतलब क्या होता है और वो कैसे ट्रायंगल से लिंक्ड है। तो यार, जैसा कि हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। तो यार बेसिकली अगर मैं आप लोगों को एक लाइन में अगर इसका डिफिनेशन दूं तो सिंपली आप कह सकते हो कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो सिंपली हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं। वन बाय वन मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप वेट कीजिएगा, जस्ट अगले पंक्ति में आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं इस शब्द को यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंस। तो अगर एक शब्दों में लिखा जाए फ्रेंड तो आप कह सकते हैं क्या कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट, वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। आप सिंपली क्या कह सकते हो अगर कॉन्ग्रुएंस का मतलब पूछा जाए तो कॉन्ग्रुएंस क्या है? तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉन्ग्रुएंट होने का जो क्वालिटी है, जो गुण है, वही क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। तो आप अगले ही बार पूछोगे कि चलिए ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंस तो समझ गए कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फिर कॉन्ग्रुएंट क्या है भाई? कॉन्ग्रुएंस ही तो पता चल गया, कॉन्ग्रुएंट क्या है। तो चलिए इसका डिफिनीशन भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। आप यहां पर स्टार दीजिए और लिखिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट, अब देखिए इसमें सिंपली आप लिख सकते हैं क्या कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट if their shape and size are equal। सिंपली आप क्या कह सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। ठीक है, इसी चीज को आप चाहें तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन अदर वर्ड, दूसरों शब्दों में आप इसको कह सकते हैं क्या कि टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट if covering each other exactly on superposing। देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है। एक डिफिनेशन में मैं आपको क्या बताया कि वो क्या कह सकते हैं सिंपली कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर इक्वल। दूसरे शब्दों में मैं आपको क्या बताया कि आप कह सकते हैं किसी भी दो फिगर को कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इफ दे आर कवरिंग ईच अदर एग्जैक्टली ऑन सुपरपोजिंग। यानी एक दूसरे को जब हम लोग एक दूसरे के सामने रखें, यानी सुपरपोज करें, एक दूसरे को जब एक के ऊपर एक को रखें, तो वो अगर दोनों फिगर एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो दोनों फिगर जो है क्या है? वो दोनों फिगर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। या फिर सीधी सी बात है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर दो फिगर का, यानी कोई भी दो फिगर हो और वो दोनों फिगर का शेप एंड साइज दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर जो है क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। यहां पर हम लोग ट्रायंगल को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन क्या है। आप सिंपली कॉन्ग्रुएंसी क्या कह सकते हैं कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट क्या है? तो आप कह सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो एक दूसरे को अच्छी तरीका से अगर कवर कर ले रहे हैं, एग्जैक्टली कवर कर पा रहे हैं, तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएगा?
कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो दोनों फिगर का शेप एंड साइज दोनों इक्वल है तो आप क्या कह सकते हैं कि वो दोनों फिगर कॉन्ग्रेंट होगा। जैसे देखिए कि मेरे पास अभी हमारे पास कुछ सामान, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 डायरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों डायरी कॉन्ग्रेंट है तो क्या इसमें कोई डाउट होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि बाय द डिफिनीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी में आपको क्या बताया कि कॉन्ग्रेंट फिगर हम कब कहेंगे? कॉन्ग्रेंट हम किसी फिगर को, 2 फिगर को तब कहते हैं जब दोनों फिगर का शेप एंड साइज दोनों इक्वल है। तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर जो है हमारे पास, यानी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों का क्या है? शेप एंड साइज दोनों इक्वल है। शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है। दैट्स वाई ये दोनों फिगर क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। अगर दूसरे वर्ड में हम लोग देखें अपने दूसरे डिफिनीशन को, तो वो क्या कहता है कि दोनों को अगर एक के ऊपर एक रख दें, सुपरपोजिंग, यानी सिंपली वही होता है कि एक के ऊपर एक अगर हम रख दें तो वो क्या कर रहा है? एग्जैक्टली एक दूसरे को अगर कवर कर पा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों फिगर जो है फ्रेंड वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। इसके बियॉन्ड कुछ बात है। जैसे कहने का मतलब कि अगर एक दूसरे को कवर नहीं कर रहा है एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर एक को रखने पर, तो हम लोग उसको कॉन्ग्रेंट फिगर नहीं कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या है? इसका शेप एंड साइज दोनों इक्वल है, साथ ही एक दूसरे को एक के ऊपर एक रखने पर ये दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे को कवर कर ले रहा है। दैट्स वाई ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रेंट है। वहीं अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक और डायरी है, जैसे मान लीजिए कि मैं ये दोनों डायरी की बात करूं, तो इसमें आप देखिए इसमें क्या है? हाँ, दोनों इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों में क्या फ़र्क है कि इसका शेप तो बिल्कुल सेम है, जैसा जिस शेप का ये है उसी शेप का ये भी है, लेकिन साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप क्लियरली देख रहे हैं क्या? शेप तो सेम है लेकिन साइज में क्या आ जा रहा है? डिफरेंस आ जा रहा है। तो ये क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? तो बिल्कुल कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? तो हाँ, बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है, यानी छोटा वाला दोनों डायरी कॉन्ग्रेंट है। लेकिन अगर बड़ा से इसका कंपेयर कर दें तो वे कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं है? क्योंकि शेप एंड साइज दोनों का इक्वल नहीं है। या फिर आप दूसरे शब्द वाला कह सकते हैं क्या? एक दूसरे के ऊपर रखने पर एग्जैक्टली दोनों कवर नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। अब आप ऐसा मत कहिएगा कि अगर मान लीजिए सर इसको हम पीछे रख दें तो ये तो कवर कर ले रहा है तो ये जो है कॉन्ग्रेंट होगा। नहीं, ये कवर नहीं कर रहा है। पीछे में भी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर रखने पर ये क्या कहता है कि एग्जैक्टली कवर कर ले ईच अदर को। क्या कर रहा है? कॉल्ड कॉन्ग्रेंट इफ कवरिंग ईच अदर, यानी ये तो इसको कवर कर ले रहा है लेकिन ये जो है कवर नहीं कर पा रहा है इसको। तो अगर ये कवर नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कॉन्ग्रेंट नहीं है लेकिन ये सिमिलर जरूर है। अब सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स क्या होता है वो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल में आपको अगर मैं बेसिक तौर पर बता भी दूं तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल में शेप जो है वो क्या होता है? इक्वल होता है, साइज की कोई आवश्यकता नहीं होता। आई मीन सिर्फ शेप ही इक्वल है तो वो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल में आ जाएगा या फिर सिमिलैरिटीज ऑफ फिगर में आ जाएगा। लेकिन अगर साइज एंड शेप दोनों इक्वल है तो वो फिगर क्या कहलाता है? कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक बात होता है, कहीं कहीं पर प्रश्न आ जाता है कि क्या कोई फिगर खुद का कॉन्ग्रेंट होता है? कभी कभी ये प्रश्न बुक में पूछ लिए जाते हैं कि क्या कोई फिगर खुद का कॉन्ग्रेंट होता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। कोई भी फिगर है दुनिया का वो खुद का कॉन्ग्रेंट ही होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इस डायरी की बात करूं मैं, तो इस डायरी को आप क्लियरली देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि ये डायरी जो है खुद का तो कॉन्ग्रेंट होगा ही। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा खुद का? क्योंकि इसका शेप एंड इसका साइज खुद के इसके शेप एंड इसके साइज के इक्वल तो होगा ही यार, ये तो स्वाभाविक सी बात है। वहीं अगर दूसरे शब्द में या अपना दूसरा डिफिनीशन देखें तो ये क्या कहता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर एक को रख दें तो वो कवर कर ले एग्जैक्टली, यानी दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले तो हम लोग कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो बिल्कुल सही बात है यार। जैसे मान लो कि मैं इसका एक मिरर इमेज ले लेता हूँ, बस मान लो कि मैं मिरर इमेज ले लेता हूँ और वो मिरर इमेज कुछ ऐसा है। हालांकि दोनों एग्जैक्टली डायरी जो है अलग अलग है, लेकिन मैं मान लो कि इसका मिरर इमेज ये है। तो अगर आप देख सकते हो क्लियरली कि ये दोनों को अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो एक दूसरे को कवर कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि एक फिगर खुद का ऑलवेज क्या होता है? कॉन्ग्रेंट होता है। और इस बात को आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं। आप यहाँ पर नोट दे करके लिख लीजिए कि एवरी फिगर इज कॉन्ग्रेंट to itself, every figure is congruent to itself by the definition of
by the definition of congruency। बाय द डिफिनीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इसको नोट में आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्या, कि कोई भी फिगर खुद का जो है ऑलवेज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ये दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि सिमिलरिटीज ऑफ फिगर के बारे में हम जैसा कि बताएंगे 10th में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशल कॉन्ग्रुएंट किसका, ट्रायंगल का। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब शेप एंड साइज दोनों इक्वल होगा तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। अगर ओनली शेप इक्वल है तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक काऊ है, काऊ और उसका बच्चा जो काफ कहलाता है, अगर काऊ और उसका बच्चा ले लें, एक गाय और उसका बच्चा, वो क्या है, शेप में तो बिल्कुल सेम है, शेप में सेम है ना यार। तो अगर शेप में सेम है तो वो क्या होगा, सिमिलर कहलाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के ऊपर एक को रखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, कवर नहीं कर पाएगा ना एक दूसरे को। या फिर सीधी सी आप सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि उसका शेप तो इक्वल है लेकिन साइज इक्वल नहीं है, दैट्स वाई वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको लिख लीजिए क्या, कि एवरी फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन। तो अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सम स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि दो लाइन को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग दीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू लाइन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आप लिखिए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू लाइन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हम लोग देखेंगे कि कैसे कह सकते हैं कि कोई भी दो लाइन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं यहां पर कि टू लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, टू लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ their length are equal। ठीक है, तो किसी भी दो लाइन को हम लोग कब कहेंगे कि वो दोनों लाइन सर्वांगसम है। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअली हिंदी मतलब क्या होता है, सर्वांगसम। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू लाइन, दो लाइन को हम लोग कब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, तो आप तब कह सकते हैं जब दोनों लाइन का लेंथ जो है अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है फ्रेंड, यहां पर लिख सकते हैं इफ ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट जो है उसको एक सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, इस सिंबल को क्या पढ़ा जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंट पढ़ा जाता है कि ए बी जो है पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको लिख भी सकते हैं कि आप इसको नोट दीजिए, मैं बोल रहा हूं और इस नोट को लिख लीजिए कि ए कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सिंबल, और इस सिंबल को आप लिख लीजिएगा कि ए कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ सिंबल लाइक दिस। इस सिंबल को आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ये सिंबल कुछ है नहीं, जैसे बस एक डिम्पलिंग बना देना है यार, ऐसे करके ऐसे बना देना, मतलब जस्ट लाइक एक उल्टा एस बना देना है। ठीक है, ऐसे बना देना है ऊपर और इसके नीचे दो लाइन खींच देना है। ठीक है, ये जो लाइन होगा यानी ये जो सिंबल होगा फ्रेंड, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्ग्रुएंट फिगर को। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं क्या बताया कि अगर दो लाइन ए बी और पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन जो है मान लीजिए कि ए है और ये लाइन अगर बी है, और साथ ही में एक लाइन और मैं ड्रॉ करता हूँ पी और क्यू, ये दोनों लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग इस सिंबल के जरिए लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट वर्ड को रिप्लेस करके। ए बी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू न लिख करके मैं इस सिंबल का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग, मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि अगर एक इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर ए बी जो है पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो देन इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि ए बी जो है वो बराबर होगा किसके,
पी क्यू के, लेंथ में क्या होगा, ए बी बराबर होगा पी क्यू के, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनीशन ही मैं यहाँ पर आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू लाइन कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल। अगर उन दोनों का लेंथ जो है इक्वल है तो हम लोग क्या कह देंगे कि वो दोनों लाइन जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांग सम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप समझ गए, और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी आपको पता चल गया कि इस सिंबल को क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी का उल्टा भी आप देख सकते हैं। उल्टा क्या, उल्टा होगा क्या कि अगर दो लाइन इक्वल लेंथ का है, यहाँ पर देखिए कि सर्वांग सम है तब बराबर होगा। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर वो दोनों लाइन का लेंथ जो है अगर इक्वल होगा, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, देन आप क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, पी क्यू के। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट इट डाउन माय फ्रेंड, प्लीज राइट इट डाउन। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू एंगल, यानी दो एंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग दे दीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू एंगल, टू एंगल्स। अब देखिए दो एंगल को हम लोग आखिर कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, यानी दो एंगल होगा उसको कब कहेंगे कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग तब कहेंगे जब वो दोनों एंगल के वैल्यू, यानी उन दोनों एंगल का मान अगर इक्वल हो जाए। तो सिंपली आप यहां पर लिख सकते हैं कि टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ देयर वैल्यूज आर इक्वल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है फ्रेंड कि अगर कोई दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों एंगल का मान भी इक्वल होगा, और वहीं अगर दो कोणों का मान इक्वल है तो वो दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई एंगल होगा, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि इफ एंगल पी क्यू आर, कोई एंगल पी क्यू आर है, वो अगर कॉन्ग्रुएंट है, इस फिगर को फिर से बता रहा हूं क्या पढ़ा जाता है, कॉन्ग्रुएंट। इस फिगर को क्या पढ़ा जाता है, कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल जो है पी क्यू आर वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए बी सी के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इस कंडीशन में देन क्या होगा, देन होगा कि एंगल पी क्यू आर जो है फ्रेंड वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी सी के। ठीक है, इसी का अगर हम लोग उल्टा भी देख लें तो वो भी कंडीशन सही होगा। उल्टा क्या है कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट था तो इक्वल है, उसी चीज को अगर उल्टा देखोगे तो क्या लिख सकते हो तुम कि अगर इक्वल है एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल ए बी सी के, तो आप क्या लिख सकते हो, अगर दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते हो कि एंगल पी क्यू आर जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ए बी सी के। अब देखिए चलते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि कोई सर्कल, किसी भी सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे। तो चलिए आप हेडिंग दीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। चलिए हेडिंग दीजिए, आप यहां पर लिख लीजिए क्या, ऑफ सर्कल। देखिए अब किसी भी दो सर्कल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब कहेंगे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि टू सर्कल, लिख लीजिए, मैं बोल भी रहा हूं आप लिखते जाइए, टू सर्कल आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर रेडियस आर इक्वल। ठीक है, किसी भी दो सर्कल को आप कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, यानी सर्वांग सम कब कहेंगे। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर कोई भी दो सर्कल के रेडियस अगर इक्वल है तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो दोनों सर्कल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी अगर रेडियस इक्वल है दोनों सर्कल का तो कहेंगे क्या कि ये जो सर्कल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका उल्टा भी आप देख सकते हो कि अगर कोई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रेडियस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। और इस बात को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग और भी फिगर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग फाइनली चलते हैं अपने फिगर्स की ओर, जो कि हमारा चैप्टर क्या था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर
फोकस्ड होकर ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज राइट इट डाउन और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल्स में कैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी दो ट्रायंगल है और वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनमें क्या रिलेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमारा टॉपिक है, पॉइंट है। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन आप यहां लिख सकते हैं देन क्या होगा। सो आप यहां पर देख लीजिए, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा फ्रेंड तो उनका सीपीसीटी जो है ऑलवेज इक्वल होगा। सीपीसीटी क्या होता है, आप इस पॉइंट को भी आप यहां पर लिख लीजिए, इस चीज को आप नीचे लिख लीजिए सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनका सीपीसीटी जो है ऑलवेज इक्वल होगा, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलवेज इक्वल होगा। वही चीज को मैं यहां पर लिखा हूं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन सीपीसीटी क्या होगा, उनका इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर दो ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं अभी। जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। इस ट्रायंगल का नाम मैं मान लीजिए कि दे देता हूं ए, इस पॉइंट का, इसका बी, ये सी हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको जो है पी, इस पॉइंट का नाम क्यू, इस पॉइंट का नाम मैं आर दे देता हूं। और ये दोनों ट्रायंगल जो है फ्रेंड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन मैं आपको क्या बताया हूं, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये। आप इस साइन, अगर इस सिंबल को आप यहाँ पर लिख देते हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलवेज इक्वल कैसे होगा से देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये जो साइड है फ्रेंड वो इक्वल है साइड पी क्यू के, ठीक है। फिर आप मान लीजिए कि बीसी साइड जो है वो इक्वल है साइड क्यू आर के, और इसमें देखिए एसी साइड जो है इक्वल है किसके, साइड पी आर के। तो सिंपल सा बात है यार कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो पहली चीज क्या होगा कि उनका जो है कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट आप ऑलवेज इक्वल होगा। अब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मीनिंग भी आप समझ लीजिए। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट किसको कहते हैं, जैसे किसी भी ट्रायंगल में कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट या तो उसका एंगल होगा या फिर उसका साइड होगा। तो अब देखिए, अगर कोरेस्पॉन्डिंग साइड की बात करें हम लोग तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में उसके समान भुजा के सम्मुख कोण कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। यानी किसी भी दो त्रिभुज में उसका समान जो भुजा होगा फ्रेंड, समान जो साइड होगा, उस समान साइड के सम्मुख वाला जो एंगल होगा, यानी सामने वाला वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप इसमें देखिए, ये जो ट्रायंगल मैं अभी ड्रॉ किया हूं, इस ट्रायंगल में क्या है, बीसी साइड और क्यूआर साइड वो दोनों क्या है, इक्वल है। जैसा कि मैं, आप इस साइन से भी आप जान सकते हैं, सिंपली इसको पहचान सकते हैं क्या कि बीसी जो साइड है वो क्यूआर साइड के इक्वल है। तो चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण ऑलवेज क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ये जो एंगल है, ये समान भुजा बीसी है और ये भी क्यूआर है, यानी ये जो दोनों साइड है फ्रेंड, ये दोनों साइड के सम्मुख जो एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। और कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, बीसी जो है क्यूआर के कोरेस्पॉन्डिंग हुआ। क्यों कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो इसका आप उल्टा ये भी देख सकते हैं, किसी भी दो त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा, किसी भी दो त्रिभुज में, मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी दो त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाता है। और इसका रिवर्स में आपको क्या बताया कि किसी भी त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। तो सिमिलरली ये दोनों भुजा समान था, तो ये दोनों भुजा के सम्मुख जो कोण होगा वो कोरेस्पॉन्डिंग कोण कहलाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल P जो होगा या फिर एंगल A जो होगा वो किसके इक्वल होगा,
एंगल पी के होगा। किस कंडीशन में? अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल है। सिमिलरली आप और एंगल की बात करें, अभी हम BC साइड और QR साइड को देख रहे थे, अब देखिए AB साइड और PQ साइड को देखेंगे। अब इसमें देखिए इसके सम्मुख यानी समान भुजा है, तो इसमें AB भी समान है PQ के, तो अगर ये समान भुजा के सम्मुख कोण को देखा जाए, इसके सम्मुख कोण क्या हो गया? एंगल C, और इसके सम्मुख कोण क्या हो गया? एंगल R। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा। तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा दूसरा क्या हो जाएगा कि एंगल C जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल R के। ये सब क्या कह रहा है? ये सब क्या कहलाता है? CPCT। सिमिलरली आप इसमें देखिए कि PR जो साइड है फ्रेंड वो किसके इक्वल है? AC साइड के। तो अगर AC साइड के इक्वल है तो इसके सम्मुख जो कोण होगा यानी इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? वो जो है कोरिस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल कहलाएगा फ्रेंड, तो B जो है वो किसके एंगल के इक्वल हो जाएगा? एंगल Q के। तो सिमिलरली आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड में कि एंगल B जो होगा वो किसके होगा इक्वल? एंगल Q के इक्वल होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। तो एंगल तो हो गया कि कोरिस्पोंडिंग एंगल ऑलवेज क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में। अब साइड की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? साइड अगर यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में, तो देखिए जो इक्वल साइड है वो कोरिस्पोंडिंग होगा। AB साइड किसके इक्वल है? PQ साइड के। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कोरिस्पोंडिंग साइड होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB जो है किसके इक्वल हो रहा है? PQ के। इसी तरीक़ा से अगले बार आप देखिए कि BC जो साइड है फ्रेंड वो किसके इक्वल है? QR के। तो सिंपली आप उस बात को भी लिख दीजिए। क्या लिखिएगा कि BC जो है किसके इक्वल होगा? साइड QR के। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं कि आप देखिए AC किसके इक्वल है? PR के। तो उस चीज़ को भी लिख दीजिए। यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग साइड जो है सब किसके इक्वल हो जाएगा? अगले के कोरिस्पोंडिंग साइड के। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए PR। ये सब क्या था? CPCT यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ राइट इट डाउन। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है फ्रेंड कि जब भी हम किसी भी दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ। ये ट्रायंगल क्या है? A, B और ये C। साथ ही एक और ट्रायंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ P, Q, R। मैं क्या बोला आपको कि ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको ऑलवेज ये ध्यान देना होगा कि वो दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का कोरिस्पोंडिंग पार्ट सेम ही ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ही ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि ABC, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्रायंगल PQR के। इसका मतलब क्या है? ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट किया हूं। और इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मैं क्या बताया कि आपको इसके लिखते वक्त क्या ध्यान देना है कि इसका कोरिस्पोंडिंग पार्ट सेम ऑर्डर में होना चाहिए। सेम ऑर्डर में होना चाहिए। इससे क्या मतलब है? इससे सिंपल सा मतलब है फ्रेंड कि एंगल A जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके? एंगल P के। ठीक है, एंगल A किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल P के। मतलब ये जो एंगल है फ्रेंड वो किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल P के। ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ट्रायंगल में जो होगा कि ABC जो है वो क्या है? सर्वांगसम है या फिर कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल RQP के। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि अगर आप लिख देंगे ऐसा तो फिर क्या होगा? कोरिस्पोंडिंग पार्ट सेम ऑर्डर में नहीं होगा, और कोरिस्पोंडिंग पार्ट अगर सेम ऑर्डर में नहीं होगा तो ऐसा लिखना हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त आपको सदैव ये ध्यान देना होगा कि उनका कोरिस्पोंडिंग पार्ट सेम ही ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये तो क्या होगा? वैलिड ही नहीं है यार। तो अगर वैलिड नहीं है तो इसको हम लोग इरेज ही कर देते हैं। जो वैलिड है वो बता रहा हूँ आपको कि जैसे अगर इसको लिखता हूँ तो इसमें क्या होना चाहिए? एंगल A जो है किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल P के। एंगल B जो है किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल Q के। यानी एंगल B जो है किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल Q के। और एंगल C जो है किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल R के। तभी ये क्या होगा? वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि फिर जो है क्या होगा? अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? कोरिस्पोंडिंग पार्ट टोटल क्या हो रहा है? सेम ही ऑर्डर में हो रहा है। सिमिलरली आप ऐसे भी देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ये तो एंगल की बात कर रहे थे। अब देखिए पूरा को मिलाइए। AB साइड जो है
वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू साइड के। आप सिंपली देख सकते हैं कि ये बी साइड जो है किसके इक्वल है, पी क्यू साइड के। फिर आप यहाँ से मिलाइए बी सी साइड जो है किसके इक्वल है, क्यू आर साइड के। आप मिला लीजिए बी सी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर साइड के। ठीक है, आप उसके बाद देख लीजिए सी ए जो साइड है फ्रेंड वो किसके इक्वल है, आर पी साइड के। ठीक है, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो क्या है, सेम ही ऑर्डर में है। दैट्स वाई इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैलिड होगा। इसके अलावा और जो भी आप फॉर्म लिखेंगे और अगर कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है सेम ऑर्डर में नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो इस बात को भी आप भूल ना जाए, इसलिए मैं इसको भी लिखवा देता हूँ। आप इसको भी लिख लीजिए, नोट डालिए और यहाँ पर लिख लीजिए टू राइट the congruency of triangles in symbolic form। symbolic form यानी ये जो फॉर्म है, in symbolic form it is necessary to write their corresponding part in the same order। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान देना होगा कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ऑलवेज ही सेम ऑर्डर में होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एंगल P जो है एंगल A के इक्वल है तो सबसे पहले एंगल P और एंगल A को एक साथ लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि AB साइड जो है PQ साइड के इक्वल है तो इस तरीका से हम लोग लिखेंगे कि AB जो है PQ के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो मान लिया था डायरेक्टली कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तब उस कंडीशन में देखा। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कैसे मान लें कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसको मैं इरेज करता हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। यहाँ पर लिखिए अ स्पेशल क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल क्राइटेरिया को देखने वाले हैं जो कि किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम लोग को बताएगा कि दो ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, कब और कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि टू ट्रायंगल्स वुड बी कॉन्ग्रुएंट if any one of the following is satisfied। देखिए किसी भी यानी कोई भी दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा उसके लिए मैं यहाँ पर आपको 5 क्राइटेरिया बेसिकली बताने वाला हूँ कि अगर ये पांचों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे या फिर किस कंडीशन में होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 5 क्राइटेरिया बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं, यानी कोई भी पांचों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहला क्राइटेरिया जो है फ्रेंड वो क्या है, आप यहाँ पर लिख लीजिए साइड एंगल साइड। इसको आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं साइड एंगल साइड। आप सबसे पहले इसको बस लिखते जाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। ये सब जो है मैं एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं बेसिकली आपको यहाँ पर क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जैसे जैसे प्रॉब्लम्स सॉल्विंग की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है, एस क्राइटेरिया। दूसरा जो है फ्रेंड वो क्या है, ASA क्राइटेरिया। ठीक है ना, इस क्राइटेरिया को आप क्या कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल। इस क्राइटेरिया को क्या कह सकते हैं आप, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया को देखिए, अभी सिर्फ आप लिखते जाइए, समझ में आता है फिर भी, नहीं आता है फिर भी, आप बस देखते रहिए।
तीसरा क्राइटेरिया जो है फ्रेंड वो क्या है, साइड साइड साइड, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, आप इस क्राइटेरिया को यहाँ पर लिख लीजिए। और हमारा जो यहाँ पर चौथा क्राइटेरिया है फ्रेंड, वो चौथा क्राइटेरिया क्या है, RHS, RHS क्राइटेरिया। आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या, राइट एंगल हाइपोट्यूनस साइड। ये क्राइटेरिया हमारा 4th नंबर का है। और 5th क्या है, AAS क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड। अब देखिए, कोई भी दो ट्रेंगल इन्हीं पांचों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो वो ट्रेंगल यानी वो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कहलाएगा, अदरवाइज वो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, मैं क्या बताया, ये 5 क्राइटेरिया है। इस 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया, जैसा कि मैं ऊपर भी लिख दिया हूँ कि 2 ट्रेंगल शुड बी कॉन्ग्रेंट इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड। इस 5 क्राइटेरिया में से चाहे कोई भी क्राइटेरिया हो, एक भी क्राइटेरिया को अगर वो क्रैक कर देता है, एक भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर देता है, तो वो दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कहलाएगा। वो क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड हो जाए, या फिर एंगल साइड एंगल हो जाए, या फिर साइड 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 हो जाए, फिर हो गया क्या, राइट एंगल हाइपोट्यूनस साइड हो जाए, या फिर एंगल एंगल साइड का क्राइटेरिया हो जाए। अब देखिए, ये 5 क्राइटेरिया को ही आप अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भी जैसे आप कह सकते हैं कि AAA, जैसे यहाँ पर है साइड साइड साइड, आप पूछेगा कि सर कि AAA यानी एंगल 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 हो सकता है ना, जैसे एंगल एंगल होगा, फिर एंगल फिर एंगल, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। और भी क्राइटेरिया इसमें बनाए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यार कि मैं अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन होता है और कौन नहीं होता है। इसलिए मैं बस आपको ये चीज़ एक्सप्लेन यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि कौन कौन होता है। जो क्राइटेरिया होता है ये अगर आप समझ जाएंगे तो ये तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा ना यार कि कौन नहीं होता है। जैसे ये जो क्राइटेरिया है, जैसे AAA की बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि AAA, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंडीशन में वैलिड हो जाए। AAA क्राइटेरिया जो है कुछ कंडीशन में वैलिड हो जाए, लेकिन ऑलवेज वैलिड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि एक कंडीशन में जो है ये क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, आपको कॉन्ग्रेंट दे देगा, 2 ट्रेंगल होगा और वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एक कंडीशन में, लेकिन ऑलवेज कॉन्ग्रेंट हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होगा AAA के कंडीशन में। तो वैसा कंडीशन को मैं क्यों इसमें मतलब मेमोराइज करूँगा जो बाद में हमको फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मैं 5 वो क्राइटेरिया को बस यहाँ पर लिख दिया हूँ जो एकदम 100% करेक्ट होगा और 100% एक्यूरेट होगा कि अगर ये 5 में से एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है यानी सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। और इसके अलावा अगर कोई और क्राइटेरिया आपके समक्ष आता है तो आप समझ लीजिए उसको संदिग्ध नज़रों से देखना है कि उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखो यार, इसमें हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि साइड एंगल साइड या फिर ये जो क्राइटेरिया है इसका क्या मतलब है। तो चलिए उसको भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइड एंगल साइड का मतलब है सिंपल सा फ्रेंड कि अगर 2 ट्रेंगल में 2 साइड और उसके बीच का जो एंगल है अगर इक्वल है तो क्या कहलाएगा कि वो दोनों ट्रेंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का नाम ABC ले लिया, PQ और R। ये क्राइटेरिया क्या कहता है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। हम लोग देखेंगे जैसे जैसे यार, मैं तो अभी आपको बस ये क्राइटेरिया आप याद कर लीजिए, हालांकि मैं सबको प्रूव करके भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर अभी फ़िलहाल आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी आप याद कर लो। जैसे जैसे आप ढेर सारे प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाओगे इन सब को प्रूव करने के लिए। तो फिलहाल चलिए हम लोग बता देते हैं हम आपको कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो जैसे मैं क्या बताया कि साइड एंगल साइड, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये दोनों साइड जो है फ्रेंड वो इक्वल है, ये दोनों साइड कोरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और अगर इसके बीच का एंगल यानी ये बीच में है, इसका सीधा सा मतलब है कि बीच का, मैं आपको क्या बताया था कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होना चाहिए, सेम ही ऑर्डर में होना चाहिए, यानी साइड एंगल साइड ऐसा ही होना चाहिए। ये 2 साइड होगा, इसके बीच का एंगल देख रहे हो, 2 साइड है, इसके बीच का एंगल अगर ये दोनों इक्वल है यानी 2 साइड इक्वल है, ए बी, जैसे आप यहाँ पर क्या है, ए बी जो है किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है ना, ये दोनों ट्रेंगल में। फिर आप देख लो कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, यानी ये बीच वाला है। फिर से देख लो क्या एंगल AC साइड जो है किसके इक्वल है, PR के। तो ये क्या हुआ,
ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, और फिर से ये क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फुलफिल किया ना। तो अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगा, ये दोनों ट्रेंगल जो है फ्रेंड वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल होगा। उसी तरीके से एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसी ट्रेंगल में आप देख लो एंगल साइड एंगल है। तो अगर मान लो कि ये एंगल, इसमें देखो इस एंगल जैसे यहाँ पर एंगल है, अगर एंगल साइड एंगल की बात कर रहा है, ये देखो अगर मान लो कि फिर से ये इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, यहाँ पर देखो दो एंगल और उसके बीच का साइड क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और उसके बीच का साइड। देख लो दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बी और एंगल सी, और इसके बीच का साइड। इसमें देखो दो एंगल क्यू और एंगल आर और इसके बीच का साइड। ये दोनों आपस में अगर इक्वल होगा जैसा कि मैं इसको बताया, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहला जाएगा क्या, को दोनों ट्रेंगल आपस में दोनों ट्रेंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कहलाएंगे। उसी तरीका से है यार साइड, अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो उसमें भी आप कह सकते हो कि ट्रेंगल जो है दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल होगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड क्या होगा, इसमें भी सेम चीज़ है यार, दो राइट एंगल बना लो ना। जैसे दो राइट एंगल वाला ट्रेंगल यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल होगा कुछ, तो इसमें क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये देखो ये जो हाइपोटेन्यूस है और ये राइट एंगल, और अगर मान लो कोई साइड अगर इसके इक्वल है तो ये क्या किस क्राइटेरिया में आ जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड क्राइटेरिया में आ जाएगा। और ये दोनों ट्रेंगल क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कहलाएगा। उसी तरीके से डबल एएस, ये क्या है, दो एंगल, कोई भी दो एंगल और एक साइड, मतलब जो इंक्लूडेड नहीं है, मैंने दोनों के बीच का साइड नहीं होगा फिर भी चलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या था कि दो एंगल था, इसके बीच का साइड है, ये कोई ज़रूरी नहीं। अगले बात तुम ये भी ले सकते हो कि ये दोनों एंगल और एक साइड कोई भी ले लो, अगर उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है तो फिर भी ये क्या कहलाएगा, किस क्राइटेरिया में आ जाएगा, डबल एएस में। और अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज का सेशन भी काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ताकि हमको ये पता चले कि हाँ इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।